हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें की थी, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखा था और इसके अलावा हमने बात की थी डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई वाला फॉर्मूला हमने देखा था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया की। एक लाइन की बात है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होता है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कंपोनेंट या मटेरियल किस लेवल तक, किस डिग्री तक रिजिड है। मतलब जैसे सपोज ये एक कंपोनेंट है, इस पे हमने लोड लगाया P, ये सपोज यहां पे फिक्स है। जब हमने यहां पर लोड P लगाया तो उस स्थिति में इस पे कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ थी दैट वाज L, तो चेंज इन लेंथ जो आई वो आई डेल्टा L इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। हाँ, स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, P अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है। तो जो चेंज इन लेंथ है या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड है, समझिएगा क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड should be less than or equal to permissible deformation. Permissible deformation मतलब क्या हुआ कि एक डिफॉर्मेशन हमको बता दिया जाएगा कि देखो आप लोड लगा रहे हैं तो कंपोनेंट आपका तब तक सेफ रहेगा जब तक आप इतना डिफॉर्मेशन दे सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद अगर आप डिफॉर्मेशन दे देंगे तो कंपोनेंट क्या कर जाएगा, फेलियर कर जाएगा। समझना बात को, मैंने कहा कि भैया यहां एक वॉल है, एक दीवार है, लोड हमने लगाया P, डिफॉर्मेशन हमको कितना मिला, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है सपोज है 10 mm की, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 10 mm। तो 10 mm डिस्टेंस जो है ये डेल्टा एल अगर 10 mm हो जाएगा तो दोस्तों तो अच्छी बात है, लेकिन डेल्टा एल अगर 11 mm हो गया सपोज, तो ये जो बार है ये आगे निकलने का प्रयास करेगा। आगे दीवार है, 1 mm आगे निकलने का प्रयास करेगा और आगे क्या है, दीवार है। जब आगे दीवार है तो ये बार में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। वो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इधर उधर इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो उसी से हमको बचाना है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्राइटेरिया यही है कि कंपोनेंट जो है वो उसमें डिफॉर्मेशन जो है इंड्यूस्ड वो परमिसिबल डिफॉर्मेशन से कम हो। अगर यही 10 mm तक होता तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बेसिकली क्या है, रिजिडिटी क्राइटेरिया, जहां पे हम डिफॉर्मेशन के हिसाब से काम करते हैं, डिफॉर्मेशन को क्राइटेरिया मानते हैं। क्लियर? आगे भी ये चीजें मिलती रहेंगी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक बात आती है वो आती है एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये क्या होता है भैया, देखो एक बात जानो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम पढ़ते हैं उसके पहले कुछ बातें, कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। उस एजम्पशन के हिसाब से ही हम सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो ड्रॉ करते हैं और लगाते हैं। और वो जो और जबकि प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो इनसे कुछ डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो उनमें सबसे पहला जो एजम्पशन आता है कि जो मेंबर है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए। मेंबर शुड बी प्रिज्मेटिक
मतलब जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर है वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। क्लियर? ये टर्म है, इसको मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट है मटेरियल जो होना चाहिए दैट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल शुड बी आज ये चौक इतना क्यों आवाज कर रही है? मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये क्या होता है? देखिए होमोजीनियस का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म और हमें सीखने हैं। होमोजीनियस होता है कि सपोज इस तरह का कोई कंपोनेंट है, किसी मटेरियल से बना हुआ है, ये जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिलकर के बना होगा। इज इट क्लियर? इस कंपोनेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी हर एक डायरेक्शन में और वन सिंगल डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल पे, हर एक पॉइंट पे अगर प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो मटेरियल होमोजीनियस कहा जाएगा। देखते हैं, सपोज हमने कहा कि इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कंपोनेंट के इलास्टिसिटी की बात की और कहा कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो थी E1 थी, इस पॉइंट पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो भी E1 था, इस पॉइंट पे भी E1 था, हर एक पॉइंट पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 था। लेकिन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कंपाउंड मटेरियल जो कहलाएगा ये होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर देखिए ऐसा है, एक मटेरियल दीजिए हमको, एक कंपोनेंट दीजिए, उसमें मटेरियल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हमने हर पार्टिकल को उठाया लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को उठाया, कि मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट की, मटेरियल की, वो हर एक पॉइंट पे पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर सेम होंगी तो कंपोनेंट या मटेरियल जो है वो होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा। समझे बात? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या ये होमोजीनियस है मटेरियल, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि आपने कई सारे पार्टिकल्स उठाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उठाई और देखा कि कई सारे पार्टिकल्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो E2 है, देन द मटेरियल सेड टू बी होमोजीनियस मटेरियल। क्लियर? और अगर कहें कि भैया ये आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो आइसोट्रॉपिक के बारे में देखते हैं। एक पॉइंट उठाइए और सारी डायरेक्शंस उठा लीजिए। क्या? कि किसी कंपोनेंट को लिया, उसका वो मटेरियल है, कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन एक पॉइंट को उठाया और हर एक डायरेक्शन पे अगर प्रॉपर्टीज सेम हैं, देन द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब देखिए जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, A material exhibits same elastic properties in any direction at a given point, then it is known as isotropic material। बस आपको दो चीजें याद रखनी है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में एक पॉइंट, सारी डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज सेम। होमोजीनियस मटेरियल में कई सारे पॉइंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज सेम। मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि मटेरियल जो है होमोजीनियस भी हो और आइसोट्रॉपिक भी हो, तो क्या आप बता सकते हैं जो प्रॉपर्टी इनफाइनाइट पॉइंट्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वही प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट पर्टिकुलर डायरेक्शंस में होगी? अरे समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। जो प्रॉपर्टी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वही सेम E1 प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन में हो, तो मटेरियल कैसा हो जाएगा?
आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस। गुड। नेक्स्ट जो है, ये तो हो गई एक बात इसकी। इसके बाद कहा गया कि जो लोड है मटेरियल के कंपोनेंट में जो लोड लग रहा है दैट शुड बी स्टैटिक लोड। ये अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन क्या है? लोड शुड बी स्टैटिक। बताएंगे अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लोड होगा, उसमें हम बताएंगे कि भैया ये स्टैटिक लोड क्या होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि मटेरियल कंपोनेंट का सेल्फ वेट वो नेग्लेक्ट करना होता है हमको। सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड। सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए। मटेरियल शुड ओबे हुक्स लॉ। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन इंड्यूस हो रही हैं दैट शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट, नॉट प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्लियर? ओके। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पे वीडियो में कंप्लीट होता है सेशन हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स का कंसेप्ट लेकर के आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फटीग लोडिंग क्या होती है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन दिखते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसमें कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं और उन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने का हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।